नेक्स्ट एग्जाम्पल है show that an element of volume g half dx1 dx2 up to so on dxn is a invariant. Okay, so solutions GMN is a covariant tensor. हमने लास्ट पेपर में भी पढ़ा था, जो ऐसे वेक्टर जो कि पेस में रहते हैं उसे हम कोवेरिएंट टेंसर कहते हैं, और जो कि अपर सफिक्स में दिखते हैं उसे हम कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर और कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर कहते हैं. सो GMN इज़ अ कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर, मतलब दो सफिक्स लोअर पोजिशंस में है, मतलब उसके ऑर्डर क्या हुई 2. सो वी हैव G डैश ऑफ MN इज इक्वल्स टू, इसे हम डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखेंगे तो डेल एक्स टू द पावर r अपॉन डेल एक्स डैश m इंटू डेल एक्स टू द पावर s अपॉन डेल एक्स डैश n इंटू बेस में GRS. सो टेकिंग द डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, इस इक्वेशन का हम डिटर्मिनेंट लेंगे दोनों साइड से. सो G डैश इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस एंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस एंड दिस डिटर्मिनेंट. सो वेयर G इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ GMN, मतलब इस टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं. ओके, सो G डैश इज इक्वल्स टू, अब इस पूरी टर्म को हमने J स्क्वायर के साथ डिनोट किए और J एज इट इज, वेयर J इज इक्वल्स टू दिस टोटल टर्म. सो फ्रॉम कैलकुलस वी राइट, सो अब इस इक्वेशंस को हम कैलकुलस के हिसाब से लिख सकते हैं. dx1 dx2 अप टू सो ऑन dxn इज इक्वल्स टू J ऑफ dx डैश 1 dx डैश 2 अप टू सो ऑन dx डैश n. अब इस J की जगह हम J स्क्वायर इज इक्वल्स टू G डैश अपॉन G, मतलब J इज इक्वल्स टू अंडर रूट G डैश अपॉन G. सो अंडर रूट G डैश अपॉन G, पुट J इज इक्वल दिस एंड दिस टर्म इज एज इट इज. सो इज अंडर रूट G मल्टीप्लाई इन दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस इक्वेशंस. सो dx1 dx2 up to so on dxn, in this side dx dash n dx dash 1 dx dash 2 up to so on dx dash n, मतलब ये दोनों टर्म कैसी है, बोथ आर इन्वेरिएंट, मतलब सो अंडर रूट G, सो G अंडर रूट G मीन्स G हाफ dx1 dx2 up to so on dxn is a invariant. Okay, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राइट डाउन द मैट्रिक पोटेंशियल फॉर लाइन एलिमेंट इन वेरियस कोऑर्डिनेट सिस्टम. ऐसा हमें एक मैट्रिक्स निकालना है जो कि पोटेंशियल फॉर्म में उसका लाइन एलिमेंट में वेरियस कोऑर्डिनेट सिस्टम हो. सो जैसे कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालते थे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट निकालते थे और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट निकालते थे. उसी तरह से हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेते हैं तो उसके जो कोऑर्डिनेट रहते हैं वो हमेशा एक्स वाई और जेड रहते हैं, जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहलाते हैं. सो एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स डैश x1 x2 and x3. these three are the Cartesian coordinate. so therefore line element means ds square is equals to dx square plus dy square plus dz square. this is the line element, मतलब therefore ये जो लाइन एलिमेंट है, इस लाइन एलिमेंट से हम G11 G22 G33 की वैल्यू निकालेंगे. मतलब G11 मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, मतलब 1 1 2 2, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब इन तीनों की जो वैल्यू है G11 G22 और G33, इन तीनों की वैल्यू 1 आएगी. ओके, सो इन तीनों को वैल्यू 1 आएगी और देयरफॉर GMN इज इक्वल 0 व्हेन m इज नॉट इक्वल्स टू n. अब जब हम लोअर सफिक्स के निकालेंगे तो 1 आएगी, और सिमिलरली जब हम अपर सफिक्स निकालते हैं, मतलब क्या करते हैं, हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं. अगर G11 की वैल्यू 1 आती है तो G कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर 1 1 की वैल्यू आएगी 1/1, मतलब 1. ओके, मतलब इन तीनों की वैल्यू फिर से 1 आएगी और इसकी वैल्यू फिर से 0 और m इज़ नॉट इक्वल्स टू n. दिस इज़ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. अब सेकंड में आता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट. अब हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट लेते थे
आर, थीटा और फाई। ये 3 कोऑर्डिनेट हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में यूज़ करते थे। सो आर, थीटा, फाई इज इक्वल्स टू x1, x2 एंड x3. दिस आर द 3 पोलर कोऑर्डिनेट। सो पोलर कोऑर्डिनेट सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से जाते थे, मतलब x की जगह सब्स्टिट्यूट करते थे हम r साइन थीटा कॉस फाई, y की जगह r साइन थीटा साइन फाई एंड z की जगह r कॉस थीटा। सो देन लाइन एलिमेंट इज ds स्क्वायर इज इक्वल्स टू dr स्क्वायर प्लस r स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी फाई स्क्वायर। सो अब इस लाइन एलिमेंट से हम g11 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब g11 की वैल्यू 1, g22 की वैल्यू r स्क्वायर और g33 की वैल्यू r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इफ gmn इज इक्वल्स टू 0 और m इज नॉट इक्वल्स टू n। ओके, अब हम लोअर सफिक्स के लिए निकालिए। अब हम अपर सफिक्स के लिए जब निकालते हैं तो इस जो हमें लोअर सफिक्स को मिला उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं, मतलब जी अपर सफिक्स 1 की वैल्यू आती है 1/1, दैट मीन्स 1। और अपर सफिक्स के लिए जब हम g22 के लिए निकालेंगे तो जो लोअर सफिक्स g22 के मिला था उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, तो g22 इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर आएगा और g33 के लिए 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इफ g अपर सफिक्स m n इज इक्वल 0 फॉर m इज नॉट इक्वल टू n। ये आ गया हमारा स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। उसके बाद आता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए हम 3 कोऑर्डिनेट चूज़ करते थे, जो कि ऐसे थे p, फाई और z। मतलब इस तरह से कुछ हम 3 कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करते थे और उसे हमने रिप्रेजेंट किए x1, x2, x3। और इसी सिलेंड्रिकल को भी हम सब्स्टिट्यूशन के वे से जाते थे, मतलब x की जगह p cos फाई, y की जगह p sin फाई और z की जगह z और z डैश लेते थे। और इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का लाइन एलिमेंट आता है डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डी फाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। अब इसी इक्वेशन पे हमने g11, g22, g33 निकाला। इफ gmn इक्वल 0 फॉर m इज नॉट इक्वल्स टू n, देन इन तीनों का रेसिप्रोकल लेंगे तो अपर सफिक्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैलकुलेट द कंपोनेंट्स ऑफ द फंडामेंटल मैट्रिक टेंसर। फंडामेंटल मैट्रिक टेंसर निकालना है GMN एंड इट्स कॉन्जुगेट GMN फॉर द गिवन मैट्रिक। मतलब फंडामेंटल जो हमें GMN मिलने वाला है उसका कॉन्जुगेट मतलब रेसिप्रोकल और GMN निकालना है फॉर दैट मैट्रिक। इस मैट्रिक के लिए हमें फंडामेंटल मैट्रिक के हर एक कंपोनेंट्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, इस मैट्रिक के इक्वेशन के लिए हमको कंपोनेंट्स निकालना है जो कि फंडामेंटल मैट्रिक टेंसर है GMN एंड उसका कॉन्जुगेट है GMN G अपर suffix mn. Okay, so we have the given remnant matrix. This is the given remnant matrix equations where m is equals to 1 2 3. So summing over m n, इस इक्वेशंस को हम सम करते हैं n के ओवर में। सो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मतलब m फिक्स रहने, m की वैल्यू फिक्स रहेगी, n वेरिएंट चेंज होता रहेगा, मतलब gm1 dx टू द पावर m और n की जगह 1 प्लस, मतलब देखो m की वैल्यू कितनी दी है 1 2 3, मतलब समिंग ओवर n करते समय हम n को 3 टाइम्स चेंज करेंगे, मतलब डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम, n की जगह 1 रहेगा, dx अपर सफिक्स m dx अपर सफिक्स 1, मतलब n की जगह 1 आया। उसके बाद gm2 dx टू द पावर m dx स्क्वायर प्लस gm3, इस तरह से 3 के लिए आएगा। ओके, जैसे हमने समिंग ओवर m n किया उसी तरह से आप सम ओवर m करेंगे तो आने वाला इक्वेशंस इस तरह से मिलेगा हमको, डी स्क्वायर इज इक्वल टू g11 dx1 प्लस g21 dx2 प्लस g31 dx3। और इस इक्वेशंस में हमने dx1 कॉमन निकाले
इसमें से dx2 कॉमन निकालेंगे और इसमें से dx3 कॉमन निकालेंगे। अब डी स्क्वायर इज इक्वल टू G11, ये dx1 और dx1 का स्क्वायर बचेगा। उसके बाद G22 मतलब ये वाला dx2 स्क्वायर, उसके बाद G33 dx3 स्क्वायर, और बचे वाली जो टर्म है मतलब 2 टाइम्स G12 मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मतलब 2 टाइम्स G12 dx2 और dx1, इसको इस तरह से लिखा हमने। 2 टाइम्स G13 मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मतलब dx1 dx3 और 2 टाइम G23। ओके, अब इस इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे जो कि हमें गिवन मैट्रिक का इक्वेशन दिया हुआ था, उसके साथ उसको हम जब कंपेयर करेंगे तो G11, G22, G33, G12, G13 और G23 की वैल्यू मिलेगी हमको। अब इस वैल्यू से हम इसका कॉन्जुगेट और रेसिप्रोकल निकाल के इसका कॉन्जुगेट और रेसिप्रोकल लिखेंगे। G अपर सफिक्स 11, G अपर सफिक्स 22, G अपर सफिक्स 33, G अपर सफिक्स 12, इन सब की हम वैल्यू निकालेंगे उसका रेसिप्रोकल लेके। ओके, सो देन फाइंड करेंगे हम कि देन टू फाइंड GMN वी नो दैट, जैसे कि हमने डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक टेंसर में पढ़ा था, उसी मैट्रिक टेंसर को हम इस तरह से लिखे थे। और यहाँ पे आप G11, G12, G13, G21 इस टोटल जो वैल्यू मिली हमको G31, G32, G33, इन सब की वैल्यू हम इस डिटर्मिनेंट में पुट कर देंगे और इस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करेंगे तो उसका फाइनल आंसर आएगा -31। अब हम 1 बाय 1 सब का कोफैक्टर निकालेंगे, मतलब देन G11 इज इक्वल टू, मतलब G11 कैसे निकालेंगे अब हम, कोफैक्टर ऑफ G लोअर सफिक्स 11 अपॉन G, मतलब जो हमको देखिए यहाँ पे हमको लोअर सफिक्स G11, लोअर सफिक्स G22, लोअर सफिक्स G33, लोअर सफिक्स G12, लोअर सफिक्स G13 और लोअर सफिक्स G23 मिला था। इसी ऊपर से हम अपर सफिक्स G11, अपर सफिक्स G22 ये इस इक्वेशंस को कंपेयर करके निकालेंगे। मतलब G11 इज इक्वल टू रिलेशंस आता है कोफैक्टर ऑफ G11 अपॉन G, दैट मीन्स कोफैक्टर ऑफ G11 मीन्स ये G11 के लिए ये पूरा रो और एक कॉलम कैंसिल हो जाएगा, मतलब इससे कोफैक्टर निकलेंगे -4 -60, दैट मीन्स -20, सो -20 आया कोफैक्टर अपॉन G -31, सो माइनस गेट कैंसिल 20/31। उसी तरह से G12 और सिमिलरली G13, G21, G22, G23, ऐसे टोटल 9 टर्म के लिए हम कोफैक्टर निकालेंगे। सो आपके लिए होमवर्क रहेगा कि सबकी वैल्यू निकाल ले। नेक्स्ट आता है लोअरिंग एंड राइजिंग ऑफ सफिक्स। ये लास्ट से में हमने पढ़ चुके हैं, इसे मिक्स टेंसर कहते हैं। ये एम जो है ये अपर सफिक्स है और ये लोअर सफिक्स है। सो बेटर वी राइट इन दिस वे, मतलब लास्ट से में हमने इस तरह से लिखा था, मगर अब हम इसके आगे इस तरह से लिखेंगे, मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव देंगे, नहीं तो यहाँ पे डेरिवेटिव देंगे। ओके, सो यूज GMN फॉर लोअर सफिक्स एंड GMN फॉर अपर सफिक्स। सो नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है इफ़ द वेक्टर am in the space with the metric equation, that is the metric equation is unit, then convention being x dash r and x square theta x cube phi and x to the power 4 t। सो हमारे पास am दिया है, am 4 वैल्यू है, मतलब a1 a2 a3 a4 इस तरह से कुछ भी है यूनिट वेक्टर। सो देयरफॉर GMN लोअर सफिक्स GMN इंटू a अपर सफिक्स m इंटू a अपर सफिक्स m, इस तरह से यूनिट वेक्टर है, मतलब हमें उसके राइट हैंड साइड में 1 चाहिए। फ्रॉम दैट गिवन मैट्रिक्स द नॉन वेनिशिंग GMN आ रहा, इस मैट्रिक्स से हम अब
G11 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, G22 R स्क्वायर, G33 R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड G44 इज 1। सो विद दिस वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 को हम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब G11 A1 स्क्वायर प्लस G22 A2 स्क्वायर प्लस G33 A3 स्क्वायर प्लस G44 A4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इसकी जगह वैल्यू रख रहे हैं, m इज इक्वल टू 1 2 3 और 4, इस तरह से कुछ लिखा हमने। पहले m और n दोनों को 1 रखा, मतलब ये G11 मतलब G11 और A1 मतलब A1 का स्क्वायर, मतलब G11 A1 का स्क्वायर प्लस G22 A2 का स्क्वायर प्लस G33 A3 का स्क्वायर प्लस G44 A4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये जो वैल्यू मिली हमको G11 G22 G33 G44 और A1 A2 A3 A4, ये पूरी वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की। G की वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है और ये की वैल्यू यहाँ से, सो पूरी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की। फाइनली हमको K की वैल्यू मिली +-2। ओके।